मैं तेज प्रताप आज़ाद, HR कॉलेज अमनौर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का एक टॉपिक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ वैदिक एज अर्थात वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। आज इस प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल को जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत वेद है और वेद में भी ऋग्वेद का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद से हमें तत्कालीन समय के राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। ऋग्वेद की रचना कब हुई, इस पर इतिहासकारों का मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर या हम कहें कि मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुई। इसमें कुल मिला के 1028 सूक्त हैं। ये 10 मंडल में विभक्त है और तत्कालीन समय के आर्यों की या वैदिक सभ्यता के लोगों की, उनके सभी पक्षों की जानकारी हमें ऋग्वेद से कमोबश प्राप्त होती है। तत्कालीन समय में राजनीतिक स्थिति की सबसे छोटी इकाई कुटुंब या परिवार को माना जाता है। उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी और परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को कुटुंब के मुखिया के तौर पर माना जाता था और उनके आदेश, उनके निर्देश को मानना उनके परिवार वालों के लिए अनिवार्य था। इसी तरह से कई कुटुंब या परिवार मिलकर 20 ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका अध्यक्ष को ग्रामीण कहा जाता था या कहीं कहीं ग्रामणी भी कहा जाता था। लेकिन ग्रामणी का चुनाव किस तरीके से होता था, इस बारे में ऋग्वेद मौन है। उसी तरह से ग्राम के बाद 20 का निर्माण होता था, जो कई गांवों को मिलाकर तैयार होता था और इसके प्रधान को विस्पति कहा जाता था। विस्पति का कार्य था गांवों के अंतर्गत होने वाली समस्याओं जैसे चारागाह, सिंचाई, छोटे मोटे झगड़े, लड़ाई, इनका निपटारा करना। उसी तरह से आगे जाकर जन का निर्माण होता था, जिसमें कई गांवों को मिलाकर एक जन का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रधान मुख्यतः गोप होता था। तत्कालीन समय में जन का राजा गोप ही होता था, या इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जन के सारे प्रशासनिक कार्यों को निर्वहन करने की जिम्मेवारी गोप के ऊपर होती थी और सबसे ऊपर राष्ट्र या राज्य आता था। ये राष्ट्र राज्य आधुनिक समय के राष्ट्र राज्य से भिन्न थे और अभी के राष्ट्र राज्य से इसकी तुलना करना जास्ती होगी। लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि इन राष्ट्र राज्यों का स्वरूप संघात्मक था। अब हम आगे चलते हैं
इसके प्रमुख अधिकारियों का और उनके कार्यों का वर्णन हम करेंगे। शासन व्यवस्था ज़्यादातर राजतंत्रात्मक था, लेकिन ऋग्वेद में हमें गणों अर्थात गणतंत्र या रिपब्लिक का भी जानकारी मिलती है, लेकिन राज्यों या राजतंत्र द्वारा शासित प्रदेशों की ही संख्या अधिक थी। अतः यहाँ पे मैं राजतंत्र के अधिकारियों का और उनके कार्यों का वर्णन करूँगा, जिनसे वैदिक युग के राजनीतिक स्थिति का वर्णन हमें मिलेगा। शासन व्यवस्था के सबसे ऊपरी क्रम में राजा का स्थान आता था। राज्य का प्रमुख अधिकारी के रूप में राजा सबसे ऊपर था। इनका प्रमुख काम अपनी प्रजा का, अपनी राज्य का रक्षा करना था और इस रक्षा करने के बदले प्रजा इन्हें कर देती थी, जिसे बलि हित या बलि कहा जाता था। अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि जो कर है वो ऐच्छिक था या वो कानूनी था, लेकिन इतना जरूर पता चलता है ऋग्वेद से कि राजा को अपने राज्य की रक्षा करने के बदले उन्हें कुछ राशि या कुछ द्रव्य, कुछ पशु इत्यादि के रूप में उनको बलि दिया जाता था। राजा राज सिंहासन जब प्राप्त करता था तो उसे यह शपथ लेनी पड़ती थी कि आजीवन वो प्रजा की रक्षा करेगा और प्रजा के हित में, प्रजा के कल्याण में कार्य करेगा। राजा को मदद करने के लिए दो प्रमुख अधिकारी होते थे, जिन्हें पुरोहित और सेनानी के रूप में हम जानते हैं। पुरोहित वर्ग राजा का मित्र, दार्शनिक, सलाहकार, एक शिक्षक सभी थे। पुरोहित राजा को युद्ध में विजय के लिए स्तुति करते थे और युद्ध में उनके साथ रहते थे। इतिहासकार कीथ महोदय का कहना है कि ये पुरोहित वर्ग या ये पुरोहित उन ब्राह्मणों के अग्रगामी हैं जिन्होंने भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को चलाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। उसी तरह से सेनानी एक महत्वपूर्ण पद था। मुख्यतः ये सेनापति होता था और चूंकि उस समय कबीला प्रथा थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में मुख्य 5 कबीले थे, जिन्हें द्रुह, अनु, तुर्बस, यदु, द्रुह इत्यादि कहते हैं। और यही 5 जन आगे चलकर यदु और पुरु मिलकर कुरु कहलाए और कुरु वंश का इतिहास हम लोग महाभारत में जानते हैं और पढ़ते हैं। ये भारतीय इतिहास का 2 प्रमुख महाकाव्य के रूप में प्रचलित है, जिससे तत्कालीन समय के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह से न्याय प्रशासन, न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। ग्रामों में जो न्याय के या न्यायकर्ता होते थे, उन्हें ग्राम वादिनी कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य था चोरी, डकैती, सेंधमारी, पशुओं की चोरी इत्यादि
अपराधों का और अपराधी व्यक्तियों को सजा देना। न्याय व्यवस्था कठोर थी और इस समय न्याय व्यवस्था जो दिव्य प्रणाली पर आधारित थी, अर्थात इसमें जैसे गर्म कुल्हाड़ी से दागना, उठाना, पानी में डुबोना इत्यादि जैसे कार्यों के द्वारा न्याय प्रणाली को चलाया जा रहा था। इस काल में हम देखते हैं कि भारतवर्ष में यह काल अपने प्रारंभिक काल में राजनीतिक व्यवस्था का आकार लेना शुरू किया है। अभी राज्य की आवश्यकताएं बहुत एक छोटे से अधिकारी वर्ग के द्वारा राज्यों के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है और यहीं से हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजतंत्रों का निर्माण का पथ मार्ग खुलता है और भारतवर्ष में आगे चल के नंद, मौर्य जैसे प्राचीन महान भारत के राजवंशों का, भारत में प्राचीन राजवंशों का स्थापना होता है। ऋग्वेद के साथ हम लोग जानते हैं कि 3 और वेद हैं, उनके भी रचना का समय पे इतिहासकार एकमत नहीं हैं, लेकिन उन सभी रचनाओं से हमें तत्कालीन समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्थितियों का जानकारी प्राप्त होता है। ऋग्वेद के काल में चूंकि ऋग्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें तत्कालीन समय के सभी पक्षों पर पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद में ही 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध भी कहा जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 10 राजाओं के संघ का एक युद्ध था जिसमें राजा सुदास की जीत होती है और राजा सुदास अपनी विजय श्री को चूमते हुए अपने राज्य की स्थापना करता है। इसका मतलब है कि उस समय भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कम नहीं थी और इससे ये भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जीतने के लिए, अपने ताकत को बढ़ाने के लिए संघ का निर्माण भी किया जा रहा था। जैसा कि राजा सुदास के पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने भी समाज में या राजा सुदास की जीत के लिए प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप राजा सुदास की जीत हुई। इसी क्रम में आगे जब हम चलते हैं तो ऋग्वेद से हमें भारत की कृषि व्यवस्था का भी जानकारी होता है कि जैसे उस समय हमें या हमारे समाज में प्रमुख खाद्य फसलों, मनोरंजन के साधन, और जैसा कि जानते हैं मनोरंजन के साधन में सामवेद एक प्रमुख ग्रंथ है और उसमें गायन वादन के अनेक ऋचाओं का उल्लेख किया गया है और भारतीय इतिहास में सामवेद को संगीत का सबसे प्राचीन पुस्तक की दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में ऋग्वेद ही है या वैदिक काल में ऋग्वेद ही एकमात्र ऐसा प्रमाणिक स्रोत है जिसे हम उस काल के इतिहास की संज्ञा ऋग्वेद को दे सकते हैं, क्योंकि चूंकि पुरातत्व के स्रोत
हमें उस काल के अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं, और ये इतना अधिक समय बीत चुका है कि अगर कुछ अवशेष बचे भी होंगे तो वो नष्ट हो गया होगा। हाँ, कुछ मृतभांड जरूर मिलते हैं जिसको इतिहासकारों ने वैदिक और उत्तर वैदिक कालों के समय को माना है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल भारत के राजनीतिक व्यवस्था के आरंभ का एक काल था, और उस समय भी इसमें अनेक कमियां थीं, लेकिन इन कमियों के बावजूद तात्कालीन समय में एक व्यवस्था को स्थापित करना, और ये जब उस समय की बात है जब यूरोप, अमेरिका के वासी अभी तक अपनी भूख से पीछा नहीं छुड़ा पाए थे और वो अपनी भोजन की तलाश में जंगलों में भटक रहे थे, उस समय हमारे यहाँ या भारतवर्ष में ऋग्वेद जैसी महान ग्रंथों की रचना हो रही थी।